बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान के साबका वजीर आजम, उनको एक ऐसे केस में जो है जेल में रखा गया। 1 महीना तकरीबन होने को आ रहा है, उसमें रिहाई हो गई तो पता चला कि दूसरे साइफर के मामले में जो है उनकी रिहाई से पहले ही उनका जो है वो रिमांड भी दे दिया गया। अब ये तमाम तर मामलात पीटीआई जो है इनकी कोर कमेटी की मीटिंग्स भी हो रही हैं। हम देख रहे हैं वकला की तरफ से भी जो है एक बयान सामने आता है। लेकिन वेयर इज पीटीआई हेडेड? 90 दिन के इंतखाबात भी मांग रहे हैं पीटीआई वाले। तो इतनी होप, इतनी उम्मीद कहाँ से आ रही है? जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ हसन साहब, थैंक यू फॉर द टाइम। Assalamualaikum जी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, वेरी काइंड ऑफ। रऊफ हसन साहब ये फरमाएगा, इमरान खान साहब से मुलाकात की आपने भी शायद दरखास्त दी हुई है। मुलाकातों पे जो है वो बड़ा एक राशन किया जा रहा है इमरान खान साहब के साथ। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ किताबें, उनकी तस्वीर बाहर आ रही हैं। इमरान खान साहब की इस वक्त जेल में, कहा तो जा रहा है उनकी लॉयर्स की तरफ से कि जी सी क्लास से आप मुझे डी ई में भी मुंतकिल कर दें। लेकिन आपकी जो असेसमेंट है पूरी सिचुएशन की, क्या इमरान खान साहब जेल में जो है, क्या वो तंग आ गए हैं हालात से? क्या उनको तंग करना शुरू कर दिया गया है? व्हाट्स योर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन? थैंक यू फायजा। ये सवाल बहुत से लोग कहते हैं, पूछते हैं, और यकीन जानिए कि जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो एक्चुअल जो उनके जज्बात है, ख्यालात हैं, उनकी इक्कासी करता है। ही सेज मेरी पर्सनल कंडीशन डज नॉट मैटर, प्लीज डोंट टॉक टू मी अबाउट माय पर्सनल कंडीशन। कहते हैं मैं एक्लेमेटाइज हो गया हूँ, जिस भी हालात में मैं रह रहा हूँ मैं एक्लेमेटाइज हो गया हूँ। और वो कहते हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस एक्सपीरियंस को एंड्योर करूं, क्योंकि जिन हालात में हमारे जो जेल के इनमेट्स होते हैं उनको रखा जाता है और जितनी उनके साथ बदसलूकी की जाती है, कहते हैं कि यहाँ रह के मुझे उसका बहुत सा अंदाजा हो गया है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो जेल रिफॉर्म्स जो हैं वो एक मेरी प्रायोरिटी होगी। हमें किसी की तस्दील नहीं करने का कोई हक नहीं है, हमें किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करने का कोई हक नहीं है। अगर किसी से कोई जुर्म हुआ है जिसकी उसको अदालत में सजा मिली है तो उसको रखने का एक तरीका होता है। हमने उसकी 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 इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करना, हमने उसे जलील नहीं करना। तो कहते हैं कि ये पर्सपेक्टिव एक ऐसा था जो कि खुद इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के बगैर मुझे मिल ही नहीं सकता था। तो ये उनका, दिस इज हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू वंस कंसर्न अबाउट द कंडीशन अंडर व्हिच ही इज सर्वाइविंग। सेज मत बात किया करो इसकी, मैं ठीक हूं, मैं जिस हाल में भी हूं बिल्कुल ठीक और कायम, चट्टान की रऊफ तरह खड़े रऊफ हैं, साहब, और दैट किसी किस्म का कोई आपकी कतल कोई कलामी किसी करी। किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार That shows his resilience as a leader. That's what his नहीं है। lawyers are constantly saying. But then अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जहां पर लग रहा है कि उनको कॉर्नर किया गया मुस्तकिल 180 केसेस के साथ, तो क्या ये दूसरी जो साइड है या जिस साइड से डायलॉग जो है वो पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कि हो जाए, क्या उनके लिए फिर ये एक बड़ा ही एक इजी प्लेइंग फील्ड नहीं हो जाएगी कि खान साहब इज ओके, ही इज कंटेंट, ही इज प्रॉब्ली गोना गेट यूज्ड टू दीस कंडीशंस? मतलब थोड़ा सा जरा कैच 22 आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता फायजा। मैं देखिए, वो कैद में तो हैं, उनको रखा गया हुआ है, फेक फ्रिवुलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस में उनको पकड़ के रखा हुआ है। 182 184 केसेस उनके खिलाफ हैं। एक से उनको बेल हुई है, दूसरे में पकड़ लिया है। उसका भी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हुई और उनकी अरेस्ट वारंट्स जहां से लिए गए, उनकी पर्सनल पेशी के बगैर अरेस्ट वारंट्स लिए गए, विच इज वायलेशन ऑफ द रेलिवेंट रूल्स। और उनको बताया भी नहीं गया। उस वक्त बताया गया जबकि बेल हुई है, और उनको अरेस्ट जो उनकी शो करके उनको अटक से मूव ही नहीं किया गया, बेल के वक्त भी पेश नहीं किया गया, और उसी वक्त उनकी 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 गिरफ्तारी डाल दी उन्होंने। तो ये सारा जो चक्कर है, अगर एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होती तो ये सारा कुछ जो हो रहा है इसमें से 99.9% हो ही ना सकता। ये सब वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेटिव ऑफ रूल ऑफ लॉ, वायलेटिव ऑफ प्रेजेंट रूल्स, सब कुछ उसकी वायलेशन है। तो ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हमारे मुल्क में ना कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इस वक्त मौजूदगी है, हमारे मुल्क में ना किसी रूल ऑफ लॉ की मौजूदगी है, हमारे मुल्क में किसी अदालत का कोई हुक्म
नहीं माना जाता। हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो चुके हुए हैं, उनके ऊपर मुजरिमीन जो है उनको बराजमान कर दिया गया है, और वो जो डिक्टेशन आती है वो करते हैं। सो जहां इन्वायरमेंट जो है, हाल जो मुल्क का ये हो जाए, वहां तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई इंसान कर नहीं सकता। हाँ, हम एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं। आज भी हमारी कोर कमेटी में हमें प्रेजेंटेशन हर दिन दी जाती है कि केसेस कहाँ हैं। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं आइंदा 3-4 दिन में आ रहे हैं। हम ब्लैंकेट जो है जो बेल है उसकी भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि वो भी, अब मेरा ख्याल है ट्यूसडे को हमारा वो केस लगा है। तो आई होप एट सम पॉइंट इन टाइम, आज देखिए चौधरी परवेज इलाही के साथ क्या किया है। आप उसको, उन्होंने अदालत में थे, लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा है जी कि इनको किसी और केस में आपने गिरफ्तार नहीं कर। फिर उनको पुलिस को उन्होंने ऑर्डर किया, चीफ जस्टिस साहब ने, कि आपने इनको अपनी जाती सिक्योरिटी में इनके घर पहुंचाना है, और अगर इनको रास्ते में कुछ हुआ तो मैं आपको मुजरिम गर्दानूंगा। वो बहुत देर इंतजार करने के बाद उनको वहां से निकाला गया, और जब कैनाल बैंक के ऊपर वो पहुंचे तो उनको एक और गाड़ी आई, उसने अपने आप को उस गाड़ी के साथ पार्क किया, उनकी गाड़ी रुकी, उसको उन्होंने लिटरली फिजिकली उठा के उन्होंने एक गाड़ी से दूसरे में मुंतकिल करके ये जा वो जा चले गए। कहाँ है कोर्ट, कहाँ है कानून, कहाँ है आपका दस्तूर, कहाँ है आपके इंस्टीट्यूशंस की इज्जत और क्रेडिबिलिटी। ये तो हो रहा है, दिन दिहाड़े हो रहा है। और अब्बास पप्पी के साथ क्या हुआ है? उनको 8-9 दिन पहले किडनैप किया गया। उनके वालिद साहब जो है कैंसर के मरीज हैं, उनकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ। उनको, हमें उनकी फैमिली को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में रखा गया है, हब से बेजा में था, क्या है, टॉर्चर हुआ, क्या किया है। 8-9 दिन जो वो गायब थे। आज उनका बयान जो है एक रिकॉर्डेड बयान आ जाता है, कंडेमिंग 9th of May इंसिडेंट, विच वी ऑल डू, विच वी ऑल डू। और ये कि मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार। अब मैं, व्हाट शुड आई कंक्लूड? हमारे लिए तो वो, लाइक सो मेनी अदर्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पार्टी। हमारे लिए तो वो उस वक्त तक मेंबर रहेगा, वैल्यूबल मेंबर रहेगा, ऑनरेबल मेंबर रहेगा, जब तक कि खुद हमारे सामने बैठ के हमें नहीं बताता कि हाँ मैं पार्टी छोड़। इन बयानों की कोई हैसियत नहीं रही है। जिन हालात में लिए जा रहे हैं वो भी सबको पता है। तो एक तमाशा लगा हुआ है फायजा, मेरा ख्याल है। आई होप, मैं लिख रहा हूँ बार बार अपने आर्टिकल्स में लिख रहा हूँ कि आपको चाहिए, कि हम लोगों को चाहिए कि वी टेक अ डीप ब्रेथ एंड वी थिंक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। दिस इज नॉट टेकिंग द कंट्री फॉरवर्ड, दिस इज पुशिंग द कंट्री बैकवर्ड्स। ओके, सो एक तरफ तो जहां आज हम लीगल सारी दुनिया बैटल्स। में जो है वो तस्लील का निशान बने हुए हैं। कोई हमारी बात जो है वो अ, हंसते हैं लोग हमारे ऊपर। किसी आप डिप्लोमेट से मिले तो वो हंसते हैं। मतलब आपने मुल्क को कहां पहुंचा दिया, किस नहज के ऊपर बिठा दिया आप। रऊफ हसन साहब, ये जो आप बात करते हैं, ऑब्वियसली जिस तरह ये आप स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे, जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट एक सामने आ जाते हैं, तो लीगल बैटल्स हैं एक तरफ जो है वो कोर्ट्स के अहकामात की जो है वो खुल्लम खुला जो है हुक्म उदूली हो रही है। तो जाहिर है पीटीआई, ऑब्वियसली आप जिस तरह कह रहे हैं, स्टैंडिंग बाय इट्स मेंबर्स और लीडर्स, जिनके साथ जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो आप डायरेक्टली एफिलिएट नहीं कर पा रहे हैं। जब हम लीगल बैटल्स की बात कर रहे हैं, तो लीगल टीम का एक बड़ा ही कलीदी किरदार है। तोशाखाना केस की जो आखिरी दिन समात भी 5 अगस्त को ही हमने देखा, ख्वाजा हारिस साहब के क्लर्क भी जो थे उनको गायब कर दिया गया। अब हमने देखा कि वो पीछे हट गए, इससे हमें बताया गया लीगल टीम की तरफ से, अब वो नजर नहीं आ रहे इस केस में। कुछ अफवाहें, कुछ बातें ये गर्दिश करी थी कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो शायद इस राय से मुत्तफिक नहीं है कि जो बाकी लीगल टीम में जो है वो जजेस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, या जजेस के हवाले से जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत सारा जो इस किस्म का मवाद सामने आ रहा है वो स्पेकुलेशन है। अब हर जो एक लॉयर है, ख्वाजा हारिस साहब एक बहुत पाए के लॉयर है, और बड़े सीनियर लॉयर हैं। हर ऐसा लॉयर जो होता है उसका एक अपना तरीका होता है अपना केस फाइट करने का, और वो उसको फ्रीडम होती है कि वो उस तरह केस अपना फाइट करे जहां वो कंफर्टेबल फील करता है। मकसद हमारा किसी भी क्लाइंट का, इंक्लूडिंग पीटीआई, ये है कि जी हमारे जो मकासद हैं उस केस को फाइल करने में वो हासिल हो सके। तो हारिस साहब की इज्जत थी, है और रहेगी, और वो उस केस से वक्ती तौर के ऊपर अलहदा होने की वजह जो थी
वो ये थी कि उनके मुंशी को किडनैप किया गया था, जो आपने जिक्र भी किया उसका। उस केस से वक्ती तौर के ऊपर अलहदा होने की वजह ये नहीं थी कि उनका कोई डिसएग्रीमेंट। तो ये जो उनको इसका डिसएग्रीमेंट्स मतलब है होते हैं, कतल कलामी करी, उनको प्रेशराइज करने में कामयाब हो गए? देखिए वो ये जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं ये डिस्कस किए जाते हैं जब वकला की मीटिंग होती है, और रोजाना 1 2 3 मीटिंग्स होती हैं, उनमें डिस्कस किया जाता है, स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस की जाती है। हमने कितना प्रेशर डालना है, अपना कितना ये करना है वो करना है, ये तमाम जो है ओवरऑल स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। फिर जजेस का एक अपना किरदार होता है। मैंने बहुत से जजेस, मैंने बहुत करीबी ताल्लुकात है, हामिद खान साहब को ले लीजिए मसलन, वो नॉन एग्रेसिव जज, वो लॉयर है। वो जाके अपने सब्सटेंस, अपने मैटर की बेसिस के ऊपर अपना केस जो है वो आगे लेके जाते हैं। ख्वाजा हारिस साहब भी उसी डोमेन के बंदे हैं, वो भी अपने सब्सटेंस और मैटर के ऊपर केस जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे लॉयर से भी मिला हूं जो एग्रेसिव होते हैं कोर्ट, जो एग्रेशन की बेसिस के ऊपर अपने केस को आगे पुश करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये डिपेंड करते हैं ऑन मल्टीपल फैक्टर्स कि जी जज कौन बैठा हुआ है, केस किस किस्म का है, आपके पास कितनी, आपका केस कितना सॉलिड है, क्या आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस एटीट्यूड जो है वो भी यूटिलाइज करना है कि नहीं। सो ये उसमें सब कुछ करता है, लोग करते हैं, होता रहता है। लेकिन इसमें ये नहीं, ख्वाजा हारिस साहब हमारी टीम के आज भी मेंबर हैं, और इस वक्त भी 2 केसेस जो है वो एक्सक्लूसिवली उनको असाइंड है, जो कि वो फाइट कर रहे हैं। ये बताइएगा रऊफ हसन साहब के एक आपके इल्म में होगा कुछ हफ्ते पहले एक पीटीआई के हवाले से एक यूके में लीगल एड, लीगल फंडिंग के हवाले से एक कंट्रोवर्शियल सा न्यूज आइटम बन गया। बताया गया कि जी बरतानिया में इकट्ठे किए जा रहे हैं कोई लीगल एड के लिए, इमरान खान साहब के केसेस के लिए लड़ने के लिए, जिसकी बड़ी सख्त तरदीद की गई पीटीआई की तरफ से, पीटीआई ऑफिशियल हैंडल्स की तरफ से। इसके पीछे हकीकत क्या थी, कौन था इसके पीछे, और क्या पीटीआई को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी? देखिए हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा नाम इस्तेमाल करके फंड रेजिंग करे। हमारे अपने जो लीगल तरीके हैं वो हैं, मैं डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस हद तक पता है क्योंकि ये केस जो है इसको उजागर किया गया था। तो हमने अपने आप को कंप्लीटली इससे डिसोसिएट कर लिया है। हमारे जो ऑफिशियल हैंडल्स के ऊपर आ चुका हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा, और मामला जो है मेरा ख्याल अब वहीं खत्म हो गया, दैट वी हैव नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, and we have not authorized this particular person to do anything on behalf of PTI. तो इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि मैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली हैंडल नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं हूँ इससे, आई थिंक इतना मुझे पता है कि वी हैव posted our complete dissociation from any such initiative, saying that we have not audited, we have not authorized. ठीक है, और दूसरी तरफ हमने देखा फंडिंग के लिए हाल ही में ओवरसीज पाकिस्तानी से पीटीआई ने फंडिंग की दरखास्त की। क्या इस वक्त कोई माली मसाइल का सामना है पीटीआई को? देखिए लीगल फीस होती है बहुत ज्यादा। जो अच्छे आपको टीम 185 केसेस आपके खिलाफ है, तो आपके पास यू नीड अ लार्ज रेpertoire ऑफ लॉयर्स टू वर्क ऑन दोज केसेस, एंड ऑब्वियसली उनकी फीस भी हैं। अगर कोई डिस्काउंटेड फीस भी होंगी तो वो भी बहुत होती हैं, आपको पता है। सो जरूरत पड़ती रहती है पार्टी को फंडिंग की, हमारी सोर्सेज हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आते रहते हैं, पैसे करते हैं, हमारे पास हैं लोग जो ट्रस्ट खान साहब, who trust PTI, who trust all the other philanthropic initiatives that he has taken throughout his life. So consequently, there is a level of credibility which is unmatched by any other individual in Pakistan that Khan Sahab has. So पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाजमी बात है कि जरूरत है, डेफिनेटली डेफिनेटली। ये फरमाएगा रऊफ हसन साहब, अगर जो साइफर का मामला जिसमें हमने देखा कि अचानक सोशल मीडिया पर जो है एक नोटिस सामने आ गया कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनका फिजिकल रिमांड हो गया, ना लॉयर्स को कुछ पता था, मतलब उनका रिमांड दे दिया गया, ना लॉयर्स को कुछ पता, ना उसके ऊपर कोई तारीख। अब एक अजीब अनहोनी हम देख रहे हैं, कुछ कानूनी जो है तकाजे पूरे के बगैर जो है हम देख रहे हैं कुछ ऐसी सिनारियोज खिंच रहे हैं। तो ये जब साइफर का मामला है, इस पर आपसे अगर सिर्फ मैं पूछूं, being the Central Information Secretary PTI, having spoken to Imran Khan साहब so closely even before his arrest, क्या अभी भी, क्या इमरान खान साहब, क्या पीटीआई समझती है कि साइफर जो है इसके मामले में डायरेक्टली, और पीटीआई के जो हवाले से उसकी रिमूवल जो हुई पीटीआई की इमरान खान साहब की बतौर वजीर आजम, अमरीका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है? ये सेंसिटिव क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका जवाब दूं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए
इंटरसेप्ट आप देख लीजिए, वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उसने उस रिपोर्ट में सिर्फ उसने इंडोर्स किया है वो तमाम चीजें जो कि पीटीआई पहले दिन से कहती है। देखिए, साइफर एक रियलिटी है। मीटिंग बिटवीन डोनाल्ड ट्रू एंड आवर एम्बेसडर असद मजीद इज अ रियलिटी. The discussion that took place between the two of them, which is transcribed in that cipher, which is available with the Foreign Office, is a reality. Threats in that cipher are a reality. Displeasure expressed about Khan Saab's visit to Russia is a reality. The fact, that it was stated that if he's moved through a vote of no confidence, everything will be forgiven. Otherwise, there are going to be problems. This is a reality. ये तमाम चीजें जो हैं इनको आप डिनाई नहीं कर सकते. उसके बाद declassification of the cipher is a reality. When you declassify a document, then it does not remain a secret document. Consequently, उसके ऊपर secret act का को apply करना is inappropriate and incorrect. The holding of the National Security Committee meeting chaired by Imran Khan, this was the 37th NSC meeting, is a reality. In the presence of the top military and political leadership is a reality. उसके minutes में ये लिखा जाना कि there had been gross interference in Pakistan's internal affairs is a reality. The decision to serve démarche on the government of the US in Washington and Islamabad is a reality. The fact that the démarche was actually served at both cities is a reality. The holding of the 38th meeting of the National Security Committee, presided over by Shehbaz Sharif, then Prime Minister, is a reality. Endorsement of the findings of the previous NSC meeting that there had been interference in the internal affairs of Pakistan is a reality. The endorsement of the serving of démarche on the US is a reality. All these are realities. इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. डीक्लासिफिकेशन के बाद सीक्रेट रहा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद हमने उसकी एक कॉपी सदर साहब को भेजी, एक कॉपी हमने स्पीकर साहब को भेजी. स्पीकर साहब ने उसकी कॉपी जो थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी विद अ रिक्वेस्ट टू कंडक्ट अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द मैटर एंड सी के ये जो फाइंडिंग्स वगैरह है ये क्या है, क्या होगा, सारा कुछ ये रियलिटीज हैं. अब इस तो केस ही नहीं बनता, लेकिन केस बनाया गया है. उसके पीछे मोटिव्स हैं, उसके पीछे एक एजेंडा है, और वो केस लड़ना पड़ेगा हमें. एक सिटीजन ऑफ द कंट्री के लिए, जो कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो अब नवाज शरीफ की तरह एब्सकॉन्डर तो नहीं होगा, नवाज शरीफ की तरह वो मुल्क से भागेगा तो नहीं, नवाज शरीफ की तरह झूठ तो नहीं बोलेगा फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर खड़ा. आज आले शरीफान में से मुझे बताइए कि कौन पाकिस्तान में. अब आले जरदारी भुट्टो में से देखिए कौन पाकिस्तान में है. उसको भी, जरदारी साहब को भी उनके डॉक्टर ने कल कह दिया था कि आप शिफ्ट हो जाएं यूएई. ये मुल्क सिर्फ लोगों के आने के बाद इसको लूटने के लिए बना है. वो आते हैं, लूटते हैं, पेलेज करते हैं, तबाह करते हैं, भाग जाते हैं अपने असल गांव, अपने असल घर, जो किसी का लंदन में है, किसी का यूएई में. खान साहब डटे हुए हैं, वो काल कोठरी में बैठे हैं, कहते हैं जितना मर्जी कर लें, जितनी देर मर्जी रखना रख लें, ना मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, ना मैं भागूंगा. साइफर का केस कोई केस नहीं है, सब रियलिटी है, सारी दुनिया को पता है क्या हुआ. मैं आपसे एक बात करता हूं, मैंने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ. When in the NSC meeting, जब ये माना गया है that there had been gross interference in Pakistan's internal affairs, तो ये क्या है कि ये कंक्लूजन है कि इंटरफेयर किया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया. ये इसको कहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव हासिल करना जो है उसके लिए प्लान किया जाता है. उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए प्लान तो किया गया ना. वो प्लान के लिए क्या लफ्ज होता है, कंस्पिरेसी जो होता है वो इसी को ही कहते हैं. When some people sit together and say, well, this man is not pursuing policies that we are asking him to do, and he is pursuing policies which run counter to our instructions. तो फिर एक प्लान बनता है, उस प्लान को कंस्पिरेसी कहा जाता है. और वो कंस्पिरेसी जो है वो इख्तिताम होती है
उस ऑब्जेक्टिव के हसूल के ऊपर, वो क्या ऑब्जेक्टिव था जो हासिल किया गया? खान साहब की हुकूमत को रिमूव किया गया। तो अगर ऑब्जेक्शन ऑन है ऑन द यूज ऑफ द वर्ड कंस्पिरेसी, तो उसकी जगह आप प्लान कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन मकसद जो था वो तो एक ही था ना, कि खान साहब जो हैं वो अमेरिका की पॉलिसीज को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, एग्री नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज जो है वो बनाई जाए। सो उनको उसकी सजा मिली, इन्वर्टेड कॉमर्स। ये है सारी हकीकत। मैं आपकी थोड़ी सी कथा कलामी ये करूंगी कि जो पहले ये जब 27 मार्च को जब साइफर का या एक टुकड़ा जो था वो लहराया गया और कहा गया कि ये साइफर और ये आया और अवाम को बताया गया, तो द मेन नैरेटिव और द मेन स्टेटमेंट वाज दैट अमेरिका ने जो है हमारे खिलाफ, जो है हमारी हुकूमत के खिलाफ जो ये इंटरफेरेंस और ये साजिश एंड ऑल ऑफ दैट। फिर बाद में इमरान खान साहब ये कहते रहे कि ये असल में पाकिस्तान से हुई थी, बाजवा साहब से, और ये वहां पे जाके इसके फिर लिंक्स पाकिस्तान से अमेरिका गए और फिर अमेरिका से ये साइफर आया। साइफर इज अ रियलिटी नो डाउट, बट यहां से ये चेंज शुरू हुई। नाउ विद इमरान खान साहब बिहाइंड बार्स, इस वक्त जो है साइफर के केस को फिर अब दोबारा जो है सलाखों के पीछे चलाने की कोशिश करी, जिसके खिलाफ आप लोग जो है वो कोर्ट में गए हुए हैं। अब पीटीआई जो है इस पे क्या मौकफ है? इज देयर अ क्लियर कट स्टैंस ऑन दिस, दैट दिस वाज actually initiated by America, or do you think that no, that's not the case anymore, and this was actually, it started off from Pakistan? देखिए, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, साइफर एक रियलिटी है। उससे जो हासिल करना था वो भी हासिल हो गया। एंड लाइक खान साहब सेड about, you know, a long time ago, he said it's all in the past. It's totally a waste of time, to keep delving into it कि किसने किया, किसने कहा, किसने क्या नहीं कहा। The fact is, जो मैंने आपको नरेट कर दी हैं, जो रियलिटीज हैं, जो मौजूद हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने थे वो भी हो गए, उसको भी 16, 17, 18 महीने हो गए। मुजरिमीन की हुकूमत भी प्लांट हो गई। अब ये केयर टेकर्स भी आ गए हैं। अब भी इलेक्शन जो है उसकी तरफ नहीं बढ़ा जा रहा। इन द मीन वाइल 18 महीनों में आपने देखा है कोर्ट्स की कैसे बेतौकीरी की गई, पार्लियामेंट की कैसे बहुत बेतौकीरी की गई, जजेस के साथ क्या किया गया, वो सब कुछ है। इलेक्शंस वक्त पर नहीं कराए गए, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया। दो हुकूमतें आज भी इन डिफाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हैं, जिनकी कोई लीगल रियलिटी नहीं है। ये सब कुछ होता रहा है। मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैव टेकन ओवर व्हिच आर महंगाई नॉट करंट प्रॉब्लम्स महंगाई विद ने अस, एंड वी आर अवाम मोर के, कंसर्न्ड अबाउट दैम। जी महंगाई ने अवाम की नाक में दम किया हुआ है। और इट इज रियली सैड व्हेन द केयरटेकर गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड एंड सेज कि कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है। record dollar, record petrol price hikes, people are literally this, there are so many sad stories that are coming out of us. And sab, I just want to quickly move forward to an era ke Imran Khan साहब की गवर्नमेंट वापस आ जाती है। The cipher was a reality, but it's in the past. तो फिर क्या हम ये तवक्को रखेंगे कि जो पीटीआई और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, they will start afresh, or will there still be some baggage that PTI will take forward with this? That's what I would like to know from you, if it's possible देखिए to जी, answer. अगर 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 जब और अगर खान साहब की हुकूमत आती है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे, जैसा कि वो हमेशा कहते रहे, कि दुनिया के हर मुल्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। हम तमाम सुपर पावर्स के साथ, इंक्लूडिंग अमेरिका, हम ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते थे, रखना चाहते हैं, और आइंदा में भी, मुस्तकबिल में भी हम रखना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ अगर अगर उसकी कंडीशनैलिटीज लगती है कि जी ये करें तो हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, तो वो खान साहब नहीं मानेंगे। खान साहब की पॉलिसीज, उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं किसी जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। हाँ, अमन के लिए मैं तमाम मुल्कों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। अगर जैसा कि इस वक्त जो जंग के बादल हमारे खित्ते के ऊपर फिर मैं देख सकता हूँ छा रहे हैं, और इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, एंड कंटेन चाइना पॉलिसी जो है वो ऑपरेटिव हुई हुई है। उसके लिए उन्होंने जो अपना दस्ते शफकत है वो इंडिया के ऊपर रखा हुआ है, उनको वो पेट्रनाइज कर रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ये है कि आप एक सब्सिडियंट मुल्क के तौर के ऊपर ऑपरेट करें, और इस सारे जो कंटेन चाइना पॉलिसी है, कंटेन सीपैक पॉलिसी है, उसका हिस्सा बने। खान साहब इसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे, तब भी प्रेशर था, मैं जानता हूँ। देखो, वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं थे। वो चाइना के साथ अपनी पॉलिसी ऑन मैरिट जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। मुस्तकबिल की बात जो आप कह रहे हैं, एज एंड व्हेन Khan Sahib comes back in power, obviously we would try our level best to have the best of relations with all countries, but we will not compromise Pakistan's freedom to initiate policies that we feel are to the benefit of Pakistan and its people. अगर अमेरिका उससे नाराज होता है तो ये फिर उसकी मर्जी है।
हम अगर वो कहे कि जी तुम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को कंटेन करो तो हमारे साथ ताल्लुकात हो सकते हैं, ये नहीं होगा। तुम रशिया के साथ ना मिलो और हमारे साथ ताल्लुकात होंगे, तो ये नहीं मिलेगा। हम चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात रखेंगे, हम रूस के साथ भी रखेंगे, हम चाहेंगे कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हम बनाए और उनको आगे करें। हमारे 75 साल ताल्लुकात की तारीख है और हमारे अच्छे वो फेजेस भी आए हैं। हाँ, गलतियां हमने, हम सीटों के मेंबर बने, हम सेंटों के मेंबर बने, हमने फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बने, हमने टेरर के खिलाफ लड़ाई का हम हिस्सा बने, हमने अपने लोग गंवाए, हमने अपना पैसा गंवाया, हमने बदनामी कमाई, टेरर को पाकिस्तान में आया, क्लैशनिकॉफ कल्चर पाकिस्तान में आया, ड्रग कल्चर पाकिस्तान में आया। मैं किसी और मुल्क को ब्लेम नहीं करता, मैं अपने आप को और अपनी लीडरशिप को ब्लेम करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान को इन तमाम जंगों का हिस्सा बनाया। खान साहब के अंडर पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ, अमन के लिए अगर कोई मुल्क कोशिश करता है, बीट अमेरिका, बीट चाइना, बीट रशिया, बीट द यूके, बीट यूरोप, वेरेवर, हम उसका हिस्सा ना सिर्फ बनेंगे बल्कि उसमें कुलियतन कंट्रीब्यूट करेंगे और उसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन अमन, अमन के लिए, लड़ने लड़ाई के लिए। मैं मेरे ख्याल से आखिर में यही आपसे पूछना चाहूंगी, डायलॉग का आपने अक्सर जिक्र किया है। जितने भी सेंसिबल पाकिस्तानीज हैं वो इस चीज के ख्वाह हैं कि अब बहुत हो चुका है, डायलॉग कीजिए, क्योंकि इस वक्त अवाम का मसला इमरान खान साहब बिहाइंड बार्स, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन, लोगों की महंगाई, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं और लोग जो हैं वो बहुत सख्त तैश में है। तो अगर हम डायलॉग की बात करते हैं, पीटीआई जो है और अवाम भी, जो सेंटिमेंट्स है वो माइनस इमरान खान फॉर्मूला नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग में देयर ऑलवेज हैज टू बी अ गिव एंड टेक। सो माय पॉइंटेड क्वेश्चन राइट नाउ वुड बी कि अगर इमरान खान साहब से, पीटीआई से ये कहा जाए कि आप एक शेयर्ड गवर्नमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और विद पीएमएलएन, बड़ी इसके बारे में बातें होती रहती हैं, do you think or are you in a position to say whether PTI or whether Imran Khan Saab would accept such deals? देखिए, ये इस सवाल का जवाब जो है वो किसी तरीके से मैं देना चाहूंगा। अपनी 3.5 साल हुकूमत के दौरान हम एक नतीजे के ऊपर पहुंचे थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था कि इस मुल्क का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका हुआ है और उसकी मैनिफेस्टेशन आप पिछले 18 महीनों से देख रहे हैं। ये फेल हो चुका हुआ है, ये डिलीवर ना इसने किया है ना डिलीवर कर सकता है। इंस्टीट्यूशंस नॉन ऑपरेटिव हो चुके हुए हैं, करप्शन फैल चुकी हुई है, वगैरह वगैरह। जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी आपने देख लिया, वो भी क्रम्बल कर गया है, सारा कुछ कर गया। सो नतीजा ये निकला था कि इस सिस्टम को चेंज होगा और ये सिस्टम चेंज होगा पार्लियामेंट, और उसके लिए हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। खान साहब अगर हुकूमत में आएंगे तो 2/3 मेजोरिटी के बगैर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। वो सिस्टम को बदलना चाहते हैं। ही इज टोटली कमिटेड टू चेंजिंग द सिस्टम एंड मेकिंग इट पीपल वेलफेयर सेंट्रिक, नॉट द एक्सप्लॉइटेटिव क्लास सेंट्रिक, not the beneficiary elite centric. No, वो change होना है. It's a drastic move from a system delivering to the beneficiary elite at the cost of the people to a system that delivers to the poor people of the country. And if the beneficiary elite has to suffer in the process, let them suffer. So एक पूरी transition है, as I hope, I'm sure you would be understanding it. उसके लिए आपको 2/3 majority चाहिए, उसके बगैर खान साहब हुकूमत नहीं देंगे। फिर रऊफ साहब, इसी का एक एक सब सब क्वेश्चन यही होगा कि ये सुनने में बहुत जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैविंग कवर्ड पॉलिटिक्स फॉर सो लॉन्ग, 2/3 अक्सरियत जरूरी है आपको पार्लियामान में बिल्स पास करवाने के लिए, आपको कोई चेंज लाने के लिए। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वाज ऑन वीक स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ दैट, दैट माइनर, वो जो अलायंसेस जो थी व्हिच एक्चुअली डिड नॉट गिव हिम दैट 2/3 मेजोरिटी। लेकिन जब डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो डायलॉग जो करना चाहेंगे वो जो है, अगर पार्लिमानी निजाम को फरोग देना चाहते तो शायद नौबत यहाँ तक आती ही ना। तो दोबारा से हम घूम कर फिर वही उसी दायरे पे आ जाते हैं कि डायलॉग में फिर किस तरीके से बात आगे बढ़ी जाए, क्योंकि यहाँ पे तो 90 दिन में इंतखाबात भी जो है वो भी ताखीर का शिकार हुए पड़े हैं। देखिए, ये जो लड़ाई थी ना वो दो डिफरेंट सोच, ये दो पार्टीज के दरमियान या पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान लड़ाई ये रही नहीं हुई है। ये दो माइंडसेट्स के दरमियान, दो अंदाजे सोच जो होता है ना, सोचने का अंदाज उनके दरमियान। इट इज खान वर्सेस द रेस्ट, लिटरली ये सिचुएशन। खान की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ रूल करने के लिए नहीं है, वो है रूल करना, कि रूल जो एक
जरिया बनता है अवाम की बेहतरी का, उसके लिए है, वो है कमिटमेंट की पॉलिटिक्स है। सिर्फ ये नहीं कि हमने इक्तदार में आ गया। आप डायलॉग की बात करें, आई एम टोटली कमिटेड। मैंने बार बार लिखा है और मैंने कहा है कि उसमें ये नहीं होता कि आप सिर्फ अपनी तरह के सोचने वाले लोगों से डायलॉग करते हैं। आप अपने एडवर्सेरियल लोग जो होते हैं, जो कि आपके साथ नहीं एग्री करते, उनके साथ भी डायलॉग करते हैं। डायलॉग का मोटिव भी यही होता है कि आप एक मिनिमल कॉमन ग्राउंड क्रिएट करें जिसकी बेसिस के ऊपर आप आगे चल सकें। तो जब मैं कहता हूँ 2/3 मेजॉरिटी, तो उसमें भी ये देखा जा सकता है कि क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस पाकिस्तान में हैं जो कि हमारे एजेंडा के साथ एग्री करते हैं, हमारे जो वेलफेयर एजेंडा है उसके साथ एग्री करते हैं। अगर वो हमारे वेलफेयर एजेंडा के साथ एग्री करते हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं होगा कि हम उनके साथ भी मिलकर काम करें, उनके साथ भी एक टेबल के ऊपर बैठ के बात कर सकें। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मुल्क का तकाजा है, मुल्क की बेहतरी का तकाजा है, मुल्क की अब तो सर्वाइवल का तकाजा है बीबी। मुल्क एक तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है इस वक्त। लुक एट द इकोनॉमिक कंडीशन। अब पेट्रोल जो है वो 300 रुपए से ज्यादा हो गया। मैंने भी सोच रहा हूँ कि गाड़ी खड़ी कर दूं, साइकिल ले। जो हलाल की कमाई कमाता है उसके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्क खत्म हो चुकी है, नहीं अब खा सकते। जो हलाल की रोजी कमाते हैं, हराम की रोजी जो कमाते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए तो ये मुल्क जो है वो इज द बेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड। इस बेहतर से, क्योंकि यहाँ हर चीज जो है वो खरीदी जा सकती है। इंसान का जमीर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ खरीदा जा सकता है। इंस्टीट्यूशंस खरीदे जा सकते हैं, जजेस खरीदे जा सकते हैं, अदालतें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन इनके इनके दिलों में गरीब की मोहब्बत नहीं है, गरीब के लिए कुछ केयर नहीं है कि जी उनके लिए भी कुछ करते, सारा कुछ करते। तो ये दो पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई नहीं है, ये दो सोचों की लड़ाई है। और प्रॉब्लम क्या है कि खान साहब के जो ऑपोजिट कैंप पे लोग बैठे हुए हैं, वो क्यों खौफजदा है, वो क्यों इस हद तक गए हैं? वो सिर्फ इसलिए इस हद तक गए हैं कि, सॉरी, वो सिर्फ इस हद तक गए हैं कि उनको पता है कि अगर खान साहब जीतते हैं तो उनकी तर्ज की पॉलिटिक्स जो है वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगी, लोगों को फर्क पता चल जाएगा और लोग फिर उनको कभी वोट नहीं देंगे। दैट मीन्स कि इट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ देयर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। सो ये दो सोचों की लड़ाई है, दो माइंडसेट्स की लड़ाई है, दो, यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टू पॉलिटिकल पार्टीज। सो ये बात आगे बढ़ी हुई है, लेकिन मैं डायलॉग को अब भी प्रमोट करता हूं इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज कॉन्ट्रडिक्शंस, यू नो, दैट अनफॉर्चुनेटली हैव डेवलप्ड इन आवर सोसाइटी। आई थिंक द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इज टू सिट अक्रॉस एंड टॉक टू पीपल। तो मैं तो उसको प्लीड करता हूं, मैं करता रहूंगा। लेकिन हालात बहुत, पिछले 18 महीने में हालात बहुत खराब, बहुत खराब हुआ। मुझे अंदाजा भी नहीं था 18 महीने पहले कि ये सब कुछ होगा। मुजरिमीन का टोला प्लांट किया जाएगा, उनको काट प्लांट किया जाएगा, जो मर्जी कर लें। अभी नैब का मसलन एक केस है हमारा अदालत में किया हुआ, वो क्या है कि एक प्राइम मिनिस्टर बैठता है, वो अपने ऊपर केसेस खत्म कराने के लिए नैब के लॉज जो हैं उनको अमेंड करता है। एट द एंड ऑफ इट ऑल क्या होता है, उसके ऊपर केसेस खत्म हो जाते हैं। कहते हैं जी 50 करोड़ की रिश्वत जो है ना, उससे कम रिश्वत जो है ना, उससे कम जो आपने वो है, वो नैब नहीं करे। अपने सारे केसेस जो है वो 50 करोड़ से नीचे करके वो फ्री हो गया, और अपने हवारियों को, अपने दोस्तों को, सारों को उसने ये रिलीफ करवाया। दिस इज पर्सन सेंट्रिक। ये तख्ता है जमीन के ऊपर कहीं नहीं होता कि पर्सन सेंट्रिक जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है वो पर्सन सेंट्रिक, एंड दैट टू अपनी जात का सेंट्रिक जो है वो अमेंडमेंट्स करे, वो चेंजेस करवाएं, और अपने ऊपर मुकदमात खत्म करके वो कहे जी मैं तो साफ हूं, मैं तो पवित्र हूं। ये हमने चैलेंज किया हुआ है। और अदालत ने कल जो स्टेटमेंट, आज भी जो वहां कमेंट्स आए हैं, जो ऑब्जर्वेशन आई हैं, दे वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड आई थिंक ये सब केसेस में मैं एक चीज और कह देता हूँ चले आपको, बंदियाल साहब का ये लेगेसी छोड़ने का टाइम। अब उनके पास आज पहली है, 16 को रिटायर होना है, 15 दिन है, जस्ट 2 वीक्स। एंड आई थिंक व्हाट ही डज इन दीज 15 days, you know, will constitute the legacy that he leaves behind. And I hope and pray that he leaves behind a positive professional legacy for us to be proud of. I think there's ample reason for it. So we are hoping for good things to happen. बहुत शुक्रिया आपका रऊफ हसन साहब। हम यही उम्मीद करेंगे कि डायलॉग हो, इंतखाबात वक्त पर हों, साफ शफाफ हों, और पाकिस्तानी अवाम जो सही ताकत का सरचश्मा है वो जो है अपना हक इस्तेमाल कर सके। फिलहाल इतना ही फोकस विद फायजा में। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ हसन साहब। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।